नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। क्या बोले दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में आप कांग्रेस ने पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे और अब बीजेपी ने भी अपने 62 उम्मीदवारों की पहली सूची कल रात जारी कर दी और इसी के साथ दिल्ली की जंग और तेज हो गई। लेकिन सवाल यही है कि 2015 में आखिर कौन करेगा जनता के दिलों पर राज। जनता खामोशी से सबके वायदे और नारे सुन रही है। केजरीवाल बनाम किरण बेदी की लड़ाई पर भी नजरें गड़ाए हुए है और मिजाज हमारे प्रॉक्सी बैलेट में दर्ज करा रही है। जनता का मूड जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची रिठाला, शालीमार बाग, करोल बाग और सदर बाजार की सीटों पर। यहां क्या रहे सर्वे के नतीजे, जानने से पहले आइए एक नजर डालते हैं 2013 के नतीजों पर। दिल्ली में बीजेपी भी अपने 62 उम्मीदवारों के साथ सियासी जंग में कूद चुकी है और इसी के साथ अब लड़ाई भी दिलचस्प बन गई है। लेकिन जनता का झुकाव किस पार्टी नेता की तरफ है? जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करेगी? मूड भांपने के लिए आज क्या बोले दिल्ली की हमारी टीम पहुंची सदर बाजार, शालीमार बाग, रिठाला और करोल बाग सीट पर। प्रॉक्सी बैलेट के नतीजे जानने से पहले बात 2013 के नतीजों की। 2013 में सदर बाजार सीट से आम आदमी पार्टी के सोमदत्त ने बीजेपी के जयप्रकाश को हराया। कांग्रेस के राजेश जैन तीसरे नंबर पर रहे। शालीमार बाग सीट पर आप की वंदना कुमारी ने बीजेपी के रविंद्रनाथ बंसल को हराकर बाजी मारी। कांग्रेस के नरेश गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे। रिठाला सीट पर बीजेपी के दिग्गज कुलवंत राणा ने आप के हरीश अवस्थी को शिकस्त दी। कांग्रेस के इंद्रजीत सिंह तीसरे नंबर पर रहे तो करोल बाग सीट पर आम आदमी पार्टी के विशेष रवि ने बीजेपी के सुरेंद्र पाल को हराकर जीत का परचम लहराया। यहाँ भी कांग्रेस के मदन खोड़वाल तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन सवाल ये है कि 2015 में इन 4 सीटों पर जनता का दिल कौन जीतेगा? क्या है इन 4 सीटों पर जनता का सबसे ताजा मिजाज? प्रॉक्सी बैलेट के नतीजे बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि 2013 में इन 4 सीटों पर क्या क्या नतीजे रहे थे, क्या मूड रहा था और अब क्या मूड है जनता का, उस पर हम बहस करेंगे। पहला सवाल भी लेंगे, लेकिन पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल भी इस वक्त स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। 2013 के नतीजे हम सभी ने देखे थे। इन 4 सीटों पर क्या थे? काफी अहम ये चारों सीटें हैं, रिठाला की, करोल बाग की, सदर बाजार। बहुत ज्यादा इसलिए इस बार हो जाती है क्योंकि अजय माकन खुद वहां से चुनावी मैदान में है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पहला सवाल हमने इन इलाकों की जनता से क्या किया था। हमारा पहला सवाल था कि दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा इनके हिसाब से क्या है। करोल बाग की जनता को 55% जनता को भ्रष्टाचार मुद्दा लगता है इस चुनाव का सबसे बड़ा। सुरक्षा इसके दूसरे नंबर पे आता है। 20% जनता मानती है कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है और 19% को महंगाई बड़ा मुद्दा लगती है। बिजली पानी उसके बाद आती है, 4 और 2% यहाँ पर है। रिठाला में महंगाई सबसे आगे है, 48%। सुरक्षा यहाँ के लिए भी बड़ा मुद्दा और 36% जनता के लिए सुरक्षा यहाँ का मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। उसके बाद बिजली, पानी और भ्रष्टाचार। सदर बाजार अहम सीट, अजय माकन खुद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पे भी महंगाई 39% जनता को लगता है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। 12% के लिए सुरक्षा है और 27% भ्रष्टाचार लोग मानते हैं बड़ा मुद्दा इस इलाके का है। शालीमार बाग में 34% जनता को भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। 28% के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा हम देख रहे हैं कि लगभग इन चारों जगहों में सभी के लिए बड़ा मुद्दा है और पूरी दिल्ली के लिए इनफैक्ट बड़ा मुद्दा है इस बार भी। 16% के लिए महंगाई, 13% के लिए बिजली और 9% के लिए पानी। इस पर हम अपने पैनलिस्ट की राय लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, ये दिल्ली बीजेपी कार्यालय की है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और रोहिणी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। यहां पर ये तमाम लोग जो जुटे हुए हैं ये सतीश उपाध्याय के समर्थक बताए जा रहे हैं और इन लोगों का ये मानना है
कि सतीश उपाध्याय को भी चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें भी टिकट दिया जाना चाहिए। उनके समर्थक लगातार बीजेपी कार्यालय के बाहर पिछले काफी समय से हंगामा कर रहे हैं और सतीश उपाध्याय के साथ भी इस बीच धक्का मुक्की हो गई। हमने बीच में देखा भी कि सतीश उपाध्याय बाहर आए, उन्होंने वर्कर्स को समझाने की कोशिश की कि आप शांति बनाए रखें। मैंने पहले ही दिन से कहा है कि मैं सभी 70 सीटों पर लड़ रहा हूं और पार्टी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, इसलिए आप तमाम लोग शांत हो जाएं। लेकिन उनके समर्थक शांत होने का नाम नहीं ले रहे। ये गाड़ी यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सतीश उपाध्याय की गाड़ी को रोक दिया है इन वर्कर्स ने, कार्यकर्ताओं ने, और उन्हें जाने नहीं दे रहे और बार बार ये मांग कर रहे हैं कि टिकट सतीश उपाध्याय को दी जाए। चलिए, तो इस बीच रास बिहारी जी, हमने इन चारों इलाकों में अपना पहला सवाल जो था कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, अधिकतर लोग भ्रष्टाचार और महंगाई को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं इन चारों इलाकों में। नहीं, महंगाई और भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में ही बड़ा मुद्दा है, लेकिन आपने देखा होगा इन सीटों पे सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। जैसे हम रिठाला की बात करें, हाँ, सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है। चारों सीटों पे सुरक्षा को ही लोगों ने सभी सीटों पर, जैसे रिठाला में देखिए 36% सुरक्षा को मान रहे हैं। यहाँ क्या है कि मिलीजुली आबादी है, यहाँ पर डीडीए की कॉलोनी भी है, कुछ पॉश कॉलोनी भी है, तो गांव भी हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी हैं, और भारी दिल्ली का जो एक तरह से भारी दिल्ली का हरियाणा से लगता हुआ इलाका है। यहाँ पर खास तौर पे जो महिलाओं के साथ जो चैन की स्नैचिंग बहुत ज्यादा होती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। इस कारण यहाँ सुरक्षा की मांग कुछ ज्यादा ही लोग वो कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी जो सीट अगर देखें हम, तो वहाँ भ्रष्टाचार भी, जैसे शालीमार बाग में महंगाई कम है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तो महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सुरक्षा, बिजली पानी तो हर जगह थोड़ा बहुत मुद्दा रहेगा ही, लेकिन वो जनरल एक मुद्दा है। लेकिन यह कि सबसे बड़ा मुद्दा जो बनेगा इस चुनाव में, वो मुझे लगता है महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा बनेगा। और सुरक्षा, चूंकि अब किरण बेदी सुरक्षा के नाम पर आई हैं, खासतौर पर महिला सुरक्षा के वादे पे आई हैं, इसलिए मुझे लगता है धीरे धीरे सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बनता चला जाएगा। अगला सवाल मेरा यही था, अनिल बंसल जी, सुरक्षा, क्योंकि सभी चारों इलाकों में हमने देखा और किरण बेदी ने आज ये बयान भी दिया कि उनकी लिस्ट में मुख्यमंत्री अगर वो बनती है तो सबसे ऊपर जो कंसर्न है वो सुरक्षा का है। तो इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? नहीं, वो बीजेपी ने अगर किरण बेदी जी को प्रोजेक्ट किया है तो उसके पीछे एक मकसद ये भी है कि वो महिला हैं और महिला होने के कारण वो महिलाओं को आश्वस्त करना चाह रही हैं वो लगातार कि जो आपकी सुरक्षा है वो मेरी प्राथमिकता है। वो भ्रष्टाचार और महंगाई पर कम बोल रही हैं वो महिला, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, ये मोटे तौर पर मानकर देखा जाए तो एक वर्ग को अगर उसका हृदय जीत लिया जाए तो चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। टैक्टिकली मुझे लगता है ये किरण बेदी जी इस मुद्दे को ज्यादा उभार रही हैं और दिल्ली में निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा है भी। हाँ, जो रास बिहारी जी ने कहा वो इलाका मिक्स पॉपुलेशन का है, खाली वही नहीं, जो सभ्य इलाके हैं, संभ्रांत इलाके हैं, वहां भी कानून व्यवस्था की स्थिति दिल्ली में वैसी नहीं है जैसी देश की राजधानी में होनी चाहिए। पर शीतल, इसमें एक बात और भी है कि किरण बेदी सुरक्षा मुद्दा उछाल जरूर रही है, पर हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार के हाथ में सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा केंद्र सरकार के हाथ में है। दिल्ली में 15 साल शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही, केंद्र में उनकी सरकार रही 2004 से। उस दौरान भी सुरक्षा के सबसे ज्यादा मुद्दे उठे। आपने देखा होगा उस समय निर्भया रेप कांड हुआ, बहुत सारे ऐसे महिलाओं के साथ असभ्य घटनाएं हुई। तो ये, लेकिन बाद में सब सरकार ही कह देती है हमारा मुद्दा नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है, किरण बेदी मुख्यमंत्री होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो पूरा कोऑर्डिनेशन होगा और इस मैटर को भी हैंडल करने में ज्यादा मदद मिलेगी राज्य सरकार को? नहीं, मुझे नहीं लगता। दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। हकों को लेके, अधिकार को लेके दोनों सरकारों के बीच हमेशा टकराव रहा, चाहे बीजेपी सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। खासतौर पर अगर हम देखें तो लंबा टाइम कांग्रेस की सरकार का रहा, 2004 से लेकर और 2013 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी। लेकिन दिल्ली को अधिकार देने के मुद्दे पे बहुत टकराव रहता था। दिल्ली को ना उन्होंने जमीन का हिस्सा, जमीन को लेके, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेके, दिल्ली में तमाम, मतलब, और खासतौर पे हम देखते हैं तो नौकरशाहों के अदला बदली में, नौकरशाहों के तबादले में भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा टकराव जैसी स्थिति रही। और ये काफी दिलचस्प है कि 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और 15 साल भी कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में भी कांग्रेस थी, लेकिन फिर भी टकराव की स्थिति थी। और अगर ऐसे में किरण बेदी सीएम बन जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो क्या ये स्थिति बदलेगी, ये देखना होगा, ये भी एक सवाल है। अगला सवाल हम ले लेते हैं जो इन
चारों इलाकों के, इन चारों कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों से हमने पूछा। अगला सवाल था, दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे? तो करोल बाग की जनता 40% जनता कहती है कि पार्टी के नाम पर हम वोट देंगे और 34% उम्मीदवार के नाम पर वोट देने वाली है। 24% के लिए मुद्दा अहम है, बिजली, महंगाई, भ्रष्टाचार, जैसे हम चर्चा कर रहे थे। अगला इलाका देखें रिठाला, तो यहाँ 88% जनता पार्टी को वोट देना चाह रही है, 9% महज उम्मीदवार को तरजीह देगी और मुद्दा जाति धर्म बिल्कुल 2 और 1% पर सिमटा हुआ है। सदर बाजार में भी 70%, मेजॉरिटी से भी ज्यादा 70% पार्टी को वोट देना चाहते हैं, 23% उम्मीदवार। वही कमोबेश उसी तरह की परसेंटेज हमें यहां भी दिख रही है। और अगर चौथे इलाके में नजर डालें शालीमार बाग पे, तो यहां पर 41% पार्टी, 42% उम्मीदवार, लगभग एक ही स्तर पर दोनों हैं। 16% मुद्दा और 1% जाति धर्म। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। राज बिहारी जी, पहला कमेंट आपसे, फिर अनिल जी आपसे इसी पर कमेंट कि पार्टी को लोग वोट देना चाह रहे हैं, तो क्या ये भी कोई संकेत है? मुझे लगता है कि इस चुनाव में वोट पार्टी के आधार पर पड़ेंगे और पार्टी के आधार पे हमारे सामने 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट यानी कि पहले नरेंद्र मोदी थे, अब किरण बेदी हो गई। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी के साथ अजय माकन भी जुड़ गए हैं। मुझे लगता है कि ये जो उम्मीदवार की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये इस तरह के उम्मीदवार हैं कि हम पार्टी और उम्मीदवार दोनों को मिला के इसमें मान सकते हैं कि ये दोनों बातें एक जैसी हैं। कि अगर मान लीजिए कोई बीजेपी का उम्मीदवार है, अगर वो कमजोर भी है और पार्टी को वोट पड़ रहे हैं, तो उसको भी वोट इसमें जनता दे देगी। अगर मान लीजिए कहीं केजरीवाल का समर्थन है, केजरीवाल ने कोई अगर कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया है, अगर वहां आम आदमी का असर है, तो उसको भी वोट जनता की पड़ेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस इस चारों सीटों में, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी तीसरे नंबर पर रही है। मुझे लगता है कि अजय माकन के आने के बावजूद, क्योंकि अजय माकन जो आप अभी आज की सीट है जहां सदर बाजार से चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लगता है अजय माकन में वहां बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा। वहां भी इस लड़ाई जो है वो आम आदमी और कांग्रेस बीजेपी के बीच रहेगी। बिल्कुल, पार्टी मेनली वहां पर भी लोगों के लिए है, जैसा कि हमारे इस सर्वे में भी समझ में आया। अनिल जी, देखिए शीतल जी, पार्टी जो है ना वो हमेशा चुनावी जब मतदाता फैसला करता है तो मुख्य रूप से जो बेस उसका आधार होता है वो पार्टी होती है आम चुनाव में। और उम्मीदवार, कहीं मान लो कोई दागी उम्मीदवार है, भ्रष्ट उम्मीदवार है, बेईमान, भ्रष्टाचारी, अपराधी, तब उम्मीदवार के ज्यादा मायने होते हैं। वहां जरूर निश्चित रूप से लोग उसको हराने के लिए मतदान करते हैं। या कोई बहुत बड़ा पॉपुलर उम्मीदवार, कहीं अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, कहीं किरण बेदी लड़ती है, तो वहां उम्मीदवार की साख, उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार की प्रतिष्ठा मैटर करती है। पर ऐसे चुनाव में, आम चुनाव में मोटे तौर पर पार्टी के आधार पर ही लोग फैसला करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार पार्टी की बनेगी और पार्टी जो है वो उसका क्या घोषणा पत्र है, किस तरह के उसकी कामकाज रहा है, इसी आधार पर वो फैसला करते हैं। पार्टी के आधार पर ये चारों इलाकों के लोग वोट डालते, तो कांग्रेस तो किसी खाते में दिख नहीं रही है। क्या आप सहमत हैं? नहीं, कांग्रेस तो इसमें कहीं नहीं रहेगी, क्योंकि अजय माकन दिल्ली कांग्रेस कमेटी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने हैं। पर मुझे नहीं लगता कि वो दिल्ली में पहली बार 1993 में एमएलए बने, लगातार एमएलए रहे, फिर सांसद बने, फिर मंत्री बने, फिर कांग्रेस के महासचिव हैं, मीडिया विभाग के इंचार्ज हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना भारी भरकम कांग्रेस का नेता सदर बाजार में कुछ करके दिखा पाएगा। चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल इन चारों इलाकों की जनता से क्या था, आइए देखें उसे। अगला सवाल था कि क्या दिल्ली चुनाव में मोदी की लहर चलेगी? तो करोल बाग की 59% जनता कहती है नहीं, 41% कहती है हाँ। रिठाला की 61% जनता नरेंद्र मोदी की लहर चलेगी ऐसा मानती है और 39% का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। सदर बाजार में भी 75% जनता को लगता है कि मोदी एक बड़ा फैक्टर होंगे और 25% जनता को लगता है कि नहीं, मोदी की लहर का कोई असर नहीं है। और शालीमार बाग में तो 82% लोग मोदी लहर का इफेक्ट मान रहे हैं और ये चलने वाली है, 18% नहीं। बड़े संकेत इससे करोल बाग को छोड़ के बाकी तीनों जगह पर बीजेपी की अनिल जी लहर, इससे तो ये समझ में आती है। और शालीमार बाग में तो आप पिछली बार देखिए, जो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसरा भी मोदी का है और मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं रहने वाला है। जो चारों जगह से जो अनिल जी लहर, इससे तो ये समझ में आती है। और शालीमार बाग में तो आप पिछली बार
देखिए, जो इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आसरा भी मोदी का है और मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं रहने वाला है, जो चारों जगह से जो आपका सर्वे भी बता रहा है उससे भी लगता है। बाग को छोड़ और हाँ, और वो मोदी के कारण बीजेपी शुरू से देखिए आप, उन्होंने जो अपने नेता थे उनमें से किसी को वो प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, चुनाव को लगातार टालते रहे और मोदी जी की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। इसको लेकर जब ये संशय लगा कि कहीं अगर हम लोग बाय द वे हार गए तो नरेंद्र मोदी की साख पर बट्टा लगेगा, उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठेगा, इसीलिए मुझे लगता है ये किरण बेदी जी को लाया गया है कि अगर जीत जाएंगे तो मोदी की जय और हार गए तो किरण बेदी के सिर पर ठीकरा फोड़ेंगे कि हमने ये चुनाव, मोदी नहीं लड़ रहे थे, किरण बेदी लड़ रही थी, भले लोगों ने मोदी को आधार मानकर। पर कहीं ना कहीं जब मोदी ये कहते हैं अपने प्रचार में, पहली सभा में उन्होंने कहा कि दिल्ली में उसी की सरकार आप बनाइए जिसकी केंद्र में सरकार है, तो ये एक मुद्दा, यानी अपनी साख से मतदाताओं को मोदी प्रभावित करना चाहते हैं। और बीजेपी भी मानती है कि जितना मोदी के नाम पर लोग वोट करेंगे उतना हमारी जीत की संभावना प्रबल होगी, अन्यथा मुकाबला कांटे का होगा। राज बिहारी जी, आप भी इस बात से सहमत है कि पार्टी में ये असमंजस था और ये शक भी था कि शायद सिर्फ मोदी लहर के बेसिस पर, आधार पर हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे? मुझे लगता है कि किरण बेदी को आगे लाके इस संशय को और शंकाओं को पूरी तरह से सामने ला दिया है कि केवल मोदी के बल पर नहीं जीता जा सकता है, या हम ये भी मान सकते हैं कि अगर जीत गए तो मोदी की जीत और हार गए तो किरण बेदी की हार। क्योंकि अगर आप देखें चारों सीटों को, जैसे करोल बाग में सिर्फ ये आज की जो 4 सीटें हैं उसमें सिर्फ करोल बाग में मोदी मुद्दा नहीं बन रहे हैं, जबकि करोल बाग बीजेपी की बहुत अच्छी सीट रही है। वो उनके लिए झटका है। यहाँ पर सिर्फ एक बार, 5 बार में से 1 बार कांग्रेस और पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती है। आम आदमी पार्टी का जो जीता है कैंडिडेट वो भी पहले बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है। और लेकिन अगर हम सदर बाजार की सीट करें तो सदर बाजार की सीट में 3 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार आम आदमी पार्टी जीती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि मोदी मुद्दा चलेगा। हाँ। शालीमार बाग सीट ऐसी सीट है जहां से साप सिंह वर्मा पहली बार, साप सिंह वर्मा जाट थे और यहाँ पर जाटों का बहुत ज्यादा असर नहीं है, मतलब बहुत मामूली असर है। बेसिकली ये वैश्य और बनियाओं वाली सीट है, यहाँ कारोबारी ज्यादा रहते हैं। और यहाँ से साप सिंह वर्मा दिल्ली में सबसे ज्यादा लीड लेके वो चुनाव जीते थे। और इस सीट पर पहली बार, पिछली बार चुनाव में बीजेपी 9000 वोट से चुनाव हारी है, जहां पर पहले आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी चुनाव जीती। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 82% लोग मुद्दा मानते हैं कि मोदी हम मुख्य मुद्दा होंगे। मुझे लगता है कि शायद ये हो सकता है कि ये एक बीजेपी की हो सकता है ये एक अच्छी रणनीति साबित हो, या हो सकता है ये एक असफल रणनीति भी हो। अगर मोदी के नाम पर वोट मिल रहे थे तो ऐसे में किरण बेदी को लाकर, जैसे आप देख रहे हैं कि बीजेपी कार्यालय पे झगड़ा हो रहा है या रोहिणी में झगड़ा हो रहा है, बहुत तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को एकदम इस वक्त उपेक्षित महसूस वो कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर कार्यकर्ता चुनाव में उठकर खड़े नहीं हुए, अमित शाह या नरेंद्र मोदी या प्रभात झा या तमाम नेता जो दिल्ली के चुनाव में लगाए हैं, वो कितनी भी कोशिश कर लें, बाहर से 70,000 कार्यकर्ता लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद घरों से वोटर निकालना बहुत मुश्किल काम होगा। चलिए, ये भी एक देखने वाली बात होगी। अगला सवाल हम ले लेते हैं। चौथा सवाल हमने क्या पूछा इन चारों विधानसभा क्षेत्रों की जनता से। हमारा चौथा सवाल था, दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? तो 63% जनता करोल बाग की कहती है आप। ये तो हमें पहले वाले सवाल में भी स्पष्ट हो गया था, जिसमें मोदी लहर का असर वो लोग नहीं मान रहे थे। और 35% जनता कहती है बीजेपी का असर। रिठाला में 75% बीजेपी की सरकार चाहती है, सिर्फ 18% आप, और कांग्रेस तो किसी खाते में है ही नहीं। 7% जनता को लगता है कांग्रेस कुछ कर सकती है। सदर बाजार में 72% बीजेपी की सरकार चाहते हैं और सिर्फ 19% आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। और शालीमार बाग में तो 82% जनता कहती है कि बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, सिर्फ 17% लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। अनिल जी, ये एक आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से झटका है शीतल जी, लेकिन बीजेपी के लिए भी चिंता की बात है कि जो सुरक्षित सीटें हैं दिल्ली की, उनमें उनको कहीं न कहीं एक झटका है। करोल बाग सुरक्षित सीट है और जो निचली आबादी है, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं अभी भी अरविंद केजरीवाल का जादू है। ये केजरीवाल जो अब करोल बाग का अपना आंकड़ा है वो इससे प्रमाणित होता है। तो निश्चित रूप से जो बाकी शालीमार बाग, ये भी राज बिहारी जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि शालीमार बाग में पिछली बार आप पार्टी के उम्मीदवार जीत जरूर गए थे, लेकिन वो बीजेपी का अच्छा गढ़ रहा है। तो ये जो बाकी तीनों सीटें हैं, रिठाला में तो लगातार बीजेपी 3-4 बार से वो राणा जी जीतते रहे हैं, तो करोल बाग में आप पार्टी पिछली बार भी जीती थी और इस बार भी जो संकेत लग रहे हैं
वो उनके पक्ष के ही लग रहे हैं। पर जो आपने कहा शालीमार बाग और सदर बाजार, ये दोनों सीटें अगर आप पार्टी लूज करती है तो निश्चित रूप से उनके लिए चिंता की बात होगी। रास बिहारी जी, सदर बाजार में पिछली बार बीजेपी के जयप्रकाश सिर्फ 796 वोट से हारे थे और करोल बाग में सुरेंद्र पाल राताबाल बीजेपी के विशेष रवि से 1750 वोटों से हारे थे। लेकिन हम अगर लोकसभा चुनाव में वोटों का अंतर देखें तो बीजेपी बहुत ज्यादा आगे है। जैसे करोल बाग में बीजेपी को 40,000 मिलते हैं तो आम आदमी पार्टी को 33,000 मिलते हैं। इसी तरह अगर रिठाला में देखें तो बीजेपी 84,000 वोट ले जाती है, आम आदमी को 40,000 वोट मिलते हैं। सदर बाजार में बीजेपी को 50,000 मिलते हैं, आम आदमी को 33,000 मिलते हैं। शालीमार बाग में तो दुगना लगभग 62,000 और 34,000 वोट आम आदमी को मिले, 62,000 बीजेपी को और 34,000 आम आदमी को मिले। तो इसका मतलब है कि लीड जो लोकसभा चुनाव में जो लीड मिली है बीजेपी को, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी दिल्ली में खत्म होगी। खास तौर पे जैसे इन्होंने कहा कि सुरक्षित सीटों पे, ये सही बात है कि दिल्ली में पहले 13 सीट होती थी, 2008 के बाद 2008 के चुनाव से 12 सीट हो गई हैं। इन पहले 13 सीट जब 93 के चुनाव हुए तो 13 में से 9 सीट बीजेपी जीतती है और जब अगला चुनाव होता है 98 में तो बीजेपी सब सीटों पे हार जाती है। और पिछली बार देखें तो हम 2 सीट पे बीजेपी जीती सिर्फ 12 में से। तो अनिल जी का कहना बहुत सही है कि आम आदमी पार्टी का अभी जो रिजर्व सीट है, जो सुरक्षित सीट है, उन पर बहुत जबरदस्त असर बना हुआ है। और आज जब नामांकन भरने जा रहे थे अरविंद केजरीवाल, तो उनके साथ में इन्हीं इलाकों से ज्यादा भीड़ थी। इन्हीं इलाकों की एक आखिरी कमेंट आपसे, ये चारों सीट्स का हमने जो सर्वे दिखाया है, इसके आधार पर अब आपका फाइनल वर्ड क्या है, एनालिसिस? देखिए, जो लोगों का मूड लग रहा है फिर फाइनल वर्ड तो वही रहेगा। जो बीजेपी का ये संकेत बाकी दिल्ली भर के लिए क्या? बाकी दिल्ली भर के लिए तो मैं इनको संकेत इस नजर से नहीं देख सकता, क्योंकि जो हर विधानसभा क्षेत्र है शीतल जी, उसका अपना एक डेमोग्राफी है पॉपुलेशन की। वहां किस तरह के लोग रहते हैं, किस आय वर्ग के लोग रहते हैं, उनकी अपनी समस्याएं अलग हैं। शालीमार बाग अलग है, करोल बाग अलग है। पर ये निश्चित रूप से अगर इन 4 सीटों में से, जहां पिछली बार बीजेपी ने 1 सीट जीती थी और 3 आम आदमी पार्टी ने जीती थी, इसका रिवर्सल अगर होता है तो बीजेपी के लिए बहुत उत्साह की बात है और कहीं न कहीं फिर आम आदमी पार्टी को झटका इस आज के जो आंकड़े हैं वो देने वाले आज के सीटों के आंकड़ों के आधार पर मिलता हुआ दिखता है। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे आप देखेंगे त्रिलोकपुरी, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी और अंबेडकर नगर का हमारा सर्वे कि इन 4 विधानसभा क्षेत्रों की जनता क्या कहती है, इस जनता का क्या है ताजा मूड। कल शाम 5 बजे त्रिलोकपुरी, ग्रेटर कैलाश, बुराड़ी और अंबेडकर नगर। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रास बिहारी जी आपका और अनिल बंसल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।